हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थियरी ऑफ प्लैनेट्स। हमारे पिछले वीडियो जो हमने अभी बनाए थे लग्नेश के ऊपर, उस पर आपका काफ़ी प्यार मिला हमको दोस्तों, और काफ़ी अच्छे आपके रिव्यूज़ रहे, उस पर आपने कमेंट्स भी किए काफ़ी। तो हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए और हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस फ्रेश न्यू टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कुंडली के ग्रह दोषों के बारे में। आपकी कुंडली में दोस्तों ग्रहों के साथ बैठने से कुछ दोष भी बन जाते हैं। ग्रहों के साथ बैठने से दोस्तों दोष और रोग, माफ कीजिएगा, योग, दोष और योग दोनों ही बनते हैं। अगर कुछ अच्छे ग्रह साथ में आके बैठ जाते हैं तो आपकी कुंडली को चमकाने का काम करते हैं, अच्छे योग बनाते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। वहीं कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बैठ के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं आपकी कुंडली में। तो आज हम उन्हीं ग्रहों के बारे में देखेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में बैठ के कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पीछे खींच रहे हैं, आपको अच्छे रिजल्ट देने से रोक रहे हैं, या आपकी पर्सनैलिटी में कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, आपके सोचने के तरीकों को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी कुंडली में उनको मैच करिएगा दोस्तों, और समझिएगा कि आपके लाइफ में जो हार्डशिप्स आ रही हैं या जो समस्याएं आपको आ रही हैं अपने गोल को अचीव करने में, वो शायद हो सकता है इन्हीं में से किसी ग्रह दोष के कारण हो रहा हो दोस्तों। और ज्योतिष आपके लाइफ का दोस्तों कंपास होता है। ठीक है, उसको देख के आप ये समझ जाते हो कि आपके जीवन में क्या समस्याएं आ सकती हैं। अपना चार्ट देख के आप ये समझ सकते हो कि भविष्य में आपको क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो आप उसके लिए तैयार हो सकते हो, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो कि मुझे अपने अंदर ये चेंजेस लाने हैं। ठीक है, ताकि वो रास्ता मेरे लिए आसान हो जाए या वो समस्या ही खत्म हो जाए। ठीक है, सब आपके हाथ में ही होता है दोस्तों, आपका कर्मा ही सुप्रीम है। अगर आपका कर्मा अच्छा है तो आपकी लाइफ अच्छी है। मैं अपने हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि कर्म से ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों, और आपकी कुंडली जो है, जो भी आपके बारे में बता रही है, उसको आप अपने कर्म से चेंज कर सकते हो, अपने सत्कर्मों से। ठीक है, तो आइए कुछ ग्रह दोषों के बारे में देखते हैं। आप इसको अपनी कुंडली से मैच करिएगा दोस्तों, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन से ग्रह दोष आपकी कुंडली में बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दोष जो हम देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम मंगल और राहु की युति। अगर आपकी कुंडली में दोस्तों मंगल और राहु साथ बैठ जाते हैं किसी भी भाव में, ये मैं भाव स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, भाव के हिसाब से भी देखिए दोस्तों रिजल्ट आते हैं। अब हर भाव में बताने का मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक जनरल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ जो कि एकदम सत्य होगी। आप इसको अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, तो मंगल और राहु दोस्तों जब भी एक साथ बैठते हैं तो इसको कहा जाता है अंगारक योग। ठीक है, समझ गए? अंगारक योग तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि योग अच्छी चीजों के लिए कहा जाता है, इसको आप दोष कहोगे। ठीक है, अंगारक दोष। अब देखिए दोस्तों इसका क्या इम्पैक्ट होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। मंगल आपका क्या है? एनर्जी का प्रतीक है ना। सबसे पहला वर्ड जो आता है मंगल को देख के होता है ऊर्जा। आप बहुत ऊर्जावान होगे। राहु क्या होता है? राहु के लिए तो मेरे मन में जो एक वर्ड आता है दोस्तों वो है माया। बहुत माया फैलाता है राहु। ठीक है, इसके कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। राहु देखिए दोस्तों, अगर आपको मालूम हो, वास्तुशास्त्र में राहु को टॉयलेट का स्थान दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आपके पूरे घर में जो टॉयलेट होता है उसको राहु का स्थान माना गया है, जहां मल मूत्र आप वाला जो स्थान है घर में आपका, वो राहु का स्थान है। अब आप समझ लीजिए राहु की क्या पर्सनालिटी है। समझ गए? राहु गंदगी का कारक होता है। ठीक है, राहु का काम होता है माया फैलाना, हर चीज को ओवर थिंक करना, मतलब लार्जर देन लाइफ, हर चीज को देखना समझना। इसकी आंखें होती हैं, केवल सर होता है इसके पास, राहु के पास, और दैत्य प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो ये हर गलत काम आपसे करवाने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है। आप किसी भी गलत काम की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो उसमें राहु का हाथ जरूर होता है दोस्तों। अब देखिए ये आपकी पर्सनैलिटी को कैसे अफेक्ट करेगा। जिनकी कुंडली में मंगल और राहु साथ में बैठे होते हैं दोस्तों, ऐसे लोग जनरली बड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है हर बात पे, थोड़े चिड़चिड़े भी हो सकते हैं स्वभाव से।
और इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक समय के बाद ऐसे लोगों को ब्लड से रिलेटेड इशू भी होते हैं, जैसे बीपी का मरीज बन जाना, क्योंकि मंगल दोस्तों आपका ब्लड का भी कारक होता है। ब्लड रिलेटेड चीज़ें आपकी मंगल के थ्रू देखी जाती हैं। तो मंगल और राहु के लोग आपको ये उनमें दोष देखने को मिलेगा। गुस्सा बहुत जल्दी आएगा और अपने मन की करेंगे, ठीक है। और दूसरों की ओपिनियन को शायद उतना ना माने, क्योंकि मंगल एनर्जी से भरा हुआ है ना, और राहु का उसमें वहम भ्रम भी आ जाता है। उनको ये लगता है कि वो जो कह रहे हैं वही सब सही है, दूसरे की ओपिनियन उनको समझ में नहीं आएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है दोस्तों। मंगल और राहु का अंगारक दोष होता है, बड़ा ही फायरी दोष है ये, ठीक है। मंगल आपका फायर एलिमेंट है दोस्तों, फायरी प्लैनेट है ना ये, अग्नि से संबंध बनाता है। राहु आपका एयर से संबंध बनाता है दोस्तों, वायु तत्व का प्लैनेट हो जाता है। तो फायर और एयर जब मिलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, फायर और भड़केगी, ठीक है। तो मंगल और राहु का मतलब अग्नि प्रज्वलित होना, जो अग्नि जल रही थी वो और तेज हो जाएगी किसी चीज को लेके, इसीलिए गुस्से को इससे जोड़ा जा रहा है, इसीलिए ब्लड संबंधित बीमारियों को इससे जोड़ा जा रहा है। समझ गए? चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं दोस्तों, गुरु प्लस राहु। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। इसको दोस्तों हम कहते हैं गुरु चांडाल दोष। अब देखिए यहाँ पे राहु को क्या बोला जा रहा है, चंडाल बोला जा रहा है, ठीक है। वहां मैंने आपको बताया कि राहु को वास्तव में टॉयलेट की संज्ञा दी जाती है। टॉयलेट का जो भी स्थान होता है तो वो राहु का एक तरह से कारक होता है टॉयलेट। अब यहाँ देखिए चांडाल ही बोल दिया, तो राहु की क्या इमेज है अब आप समझ लो, ठीक है दोस्तों। गुरुदेव आप जानते हैं सबसे पवित्र ग्रह है पूरे ज्योतिष में। इनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है वो उसको पवित्र कर देते हैं। कहते हैं ना गंगा जल छिड़क गया वहां पे, ऐसा कहा जाता है ज्योतिष में। गुरुदेव ने जहाँ दृष्टि डाल दी वहां पे गंगा जल का छिड़काव हो गया, समझ लीजिए। कहा जाता है ना गंगा जल जहाँ पड़ता है वो स्थान एकदम पवित्र हो जाता है। तो गुरु की दृष्टि भी वही काम करती है ना। गुरुदेव इज द एपिटोम ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा चाहता है, तो गुरुदेव वही सकारात्मक ऊर्जा है दोस्तों, ठीक है। इतना तो आप जानते ही हैं गुरु की महत्ता को। अब देखिए गुरु और राहु जब साथ में बैठ जाते हैं तो क्या होता है। ऐसे लोगों को दोस्तों जीवन में गुरु का सुख प्राप्त नहीं होता, समझ गए। गुरु का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अब वो गुरु आपका कैसा भी हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु आपका हो सकता है, या अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो कोई स्पोर्ट्स का कोच हो सकता है आपका, ठीक है। ऐसे लोगों को जल्दी गुरु नहीं मिलते, और अगर मिल भी जाते हैं दोस्तों तो वो लोग उनकी कद्र नहीं करते। वो लोग अपने गुरु की, अपने टीचर्स की कद्र नहीं करते, उनका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका, या उनको हमेशा यही लगता है कि इनको तो कुछ आता ही नहीं, इनसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ, समझ गए। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है गुरु और राहु जो अपने कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, गुरु आप जानते हैं ज्ञान के प्रतीक होते हैं, नॉलेज, ठीक है। तो ऐसे लोगों को दोस्तों ज्ञान बहुत होता है, ठीक है। राहु को एक तरह से यहाँ पे चोर की संज्ञा दी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान बहुत है लेकिन वो गलत कार्य में लिप्त हैं, ठीक है। अगर किसी का, मुझे अगर आपको एग्जांपल देना हो ऐसे लोगों का, तो जो हैकर्स होते हैं दोस्तों, ये बड़े परफेक्ट एग्जांपल हैं गुरु चांडाल दोष के। इनको ज्ञान बहुत है, कंप्यूटर साइंस का कब ज्ञान ले लिया, लेकिन अब वो उसको किस में यूज कर रहे हैं, सिस्टम्स हैक करने में, समझ गए। ज्ञान को गलत इस्तेमाल में लगाने वाले लोग गुरु चांडाल दोष से पीड़ित होते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये ऐसे लोग अपने गुरु की इज्जत नहीं करते। पहली बात तो गुरु नहीं होते इनके लाइफ में, इनको लगता है ये सेल्फ सफिशिएंट है, इनको बहुत आता है। और अगर गलती से इनके गुरु बन गए तो वो गुरु पछताएगा कि मैं इनका गुरु क्यों बन गया, ठीक है। मंगल राहु हो गए,
गुरु राहु हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं आपका, अभी किसको देख लें, चलिए अब ग्रहण दोष दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ग्रहण दोष ये क्या होता है? इसमें देखिए दोस्तों, देखा जाए तो इसमें 4 तरह के दोष आ जाते हैं। ठीक है, जब भी सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु के साथ बैठ जाते हैं दोस्तों तो उसको ग्रहण दोष कहा जाता है। इसमें 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि अगर आपका सूर्य राहु के साथ बैठ जाए, एक सूर्य आपका केतु के साथ बैठ जाए, ये दूसरा चंद्रमा आपका राहु के साथ बैठ जाए, या फिर चंद्रमा आपका केतु के साथ बैठ जाए। ये चारों ही आपके दोस्तों एक तरह से ग्रहण दोष कहलाते हैं। समझ गए? अब देखिए एक एक करके चारों का देखते हैं क्या होता है इनका सिग्निफिकेशन आपकी लाइफ में। सूर्य और राहु, देखिए दोस्तों सूर्य क्या होता है, सूर्य आपके पिता के कारक होता है। तो एक तरह से पिता पे ग्रहण लगना, समझ रहे हैं? सूर्य और राहु के कॉम्बिनेशन वाले लोगों को देखा जाता है उनके फादर की हेल्थ डिटेरिएट होती है समय के साथ, कोई ना कोई उनको रोग हो जाता है, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड इशू देखने को मिल जाते हैं फादर में। ये सूर्य और केतु के लिए भी सत्य है दोस्तों, पिता वाली बात जो मैं बता रहा हूँ कि पिता को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है एक समय के बाद। ठीक है, सूर्य राहु या सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन अगर होता है, सूर्य और राहु के लोग अक्सर देखा जाता है इनके यश में कमी होती है, इनकी जो भी समाज में इज्जत होती है ना उस पर ग्रहण लग जाता है। क्योंकि सूर्य क्या है दोस्तों, सूर्य आपकी समाज में प्रतिष्ठा का भी कारक है। ठीक है, आपका इज्जत सम्मान कितना है, सूर्य का तेज जैसे होता है ना चारों तरफ फैलता है, वैसे आपका जो प्रताप है, आपकी जो समाज में आपकी जो इज्जत है, आपका जो ऑरा है, उसमें कमी आती है अगर सूर्य और राहु साथ बैठ जाते हैं तो। ये एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेशन है। ऐसे लोग थोड़ा डिप्रेस भी हो जाते हैं क्योंकि जब आपको लगेगा कि आपकी समाज में कोई इज्जत ही नहीं, कोई आपको कुछ समझता ही नहीं है, तो ऐसे लोग काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं दोस्तों। ठीक है, काफ़ी हद तक आप इन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक को सूर्य और केतु के साथ भी कर सकते हैं कोरिलेट। ठीक है, अब आते हैं चंद्रमा पे दोस्तों। चंद्रमा राहु और चंद्रमा केतु क्या करते हैं? चंद्रमा देखिए क्या होता है दोस्तों, आपके मन का कारक होता है, और राहु तो आप जान ही रहे हैं। तो चंद्रमा राहु और चंद्रमा केतु में एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है दोस्तों, कि जिनका चंद्रमा और राहु साथ में बैठा होता है ना, ये लोग बेवजह बहुत टेंशन लेते हैं। ठीक है, और ये लोग समाज को दिखाते भी हैं कि यार देखो मैं बड़ा परेशान हूँ, अपना दुखड़ा ये हर जगह जाके रोएंगे, बड़े मतलब अपने दुख को बताने के मामले में बड़े एक्सट्रोवर्ट होंगे ये। अरे यार मैं क्या बताऊं, मेरे साथ तो बड़ी दिक्कत चल रही है, ऐसा तो आज तक कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा, सोचो मेरे साथ ऐसा हो गया। ठीक है, राहु राहु क्या कर रहा है, माया फैला रहा है। ठीक है ना दोस्तों, कैसे देखिए कोरिलेट की जाती है चीजों को, मन जो है अपनी व्यथा का माया फैला रहा है। ठीक है, आपको लगेगा जो समस्या आपके जीवन में है वो किसी और के जीवन में नहीं है, आपकी समस्या दुनिया की समस्या है, आपको ऐसा लगेगा। समझ गए? और चंद्रमा केतु का इंसान थोड़ा इसका देखिए उल्टा हो जाएगा, ये भी बड़ा परेशान रहेगा जीवन में, अपने मेंटल इश्यूज को भी बहुत होंगे, लेकिन ये किसी से कुछ नहीं बताएगा। क्योंकि केतु क्या होता है दोस्तों, केतु इंट्रोवर्ट होता है बाय नेचर। ठीक है, राहु को एक्सट्रोवर्ट बोला जाता है, तो केतु जो है अंतर्मुखी होता है। ठीक है, ऐसे लोग क्या करते हैं दोस्तों, अंतर्मुखी, हाँ ठीक है, ऐसे लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों को भी लगता है कि अरे यार मैं तो बड़ा परेशान हूँ, बड़ा ये लोग मेंटली डिप्रेस होते हैं समस्याओं को लेके। ठीक है, लेकिन ये कभी किसी से कुछ कह ही नहीं पाते, इनको ये लगता है कि मेरी बात तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। चंद्रमा केतु वालों को लगता है कि मेरी बात कोई समझ नहीं पाएगा, मेरा जो कष्ट है बड़ा ही यूनिक है, या ये किसी से बात करना पसंद ही नहीं करेंगे, अपने तक में रिजर्व रहेंगे। ठीक है, मन की बात को मन में ही दबा के रखे रहेंगे, अंदर ही अंदर कुढ़ते रहेंगे ये लोग। ये देखा गया दोस्तों, ये बहुत ही मतलब टाइम टेस्टेड ये क्वालिटी है चंद्रमा केतु।
अच्छा, एक चीज और है, चंद्रमा आपका देखिए दोस्तों कैश फ्लो का भी कारक होता है। ठीक है, चंद्रमा आपका कैश फ्लो भी दिखाता है कि आपके जीवन में कैश फ्लो कैसा रहेगा। ऐसा भी देखा गया है कि जिनका चंद्रमा और केतु होता है ना दोस्तों, ये लोग ऑथर हो जाते हैं जीवन में, ऑथर या राइटर, समझ गए? इसको प्रोफेशन बना के ये लोग बड़े पैसे कमाते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग है दोस्तों, तो जरा आप देखिएगा कि क्या आपको लिखने का बड़ा शौक है क्या? लिखने में आपका बड़ा मन लगता है कि कविता लिखूं या कहानी लिखूं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिखने से रिलेटेड आपका शौक होगा। आप मैनिफेस्ट हो सकता है बहुत करते हो। ठीक है, मैनिफेस्ट करने का मतलब समझते हैं दोस्तों, आजकल काफ़ी ये टर्म चला है मैनिफेस्टेशन का। मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को आप हमेशा सोचते रहो कि ये मेरे साथ होगा, ये मैं करूँगा। तो मैनिफेस्ट जो आप करोगे ना, लिख के करोगे, इन राइटिंग। जैसे मैंने क्यों कहा कि आजकल ये बहुत चल रहा है, मैंने अपना जो क्रिकेटर है अभिषेक शर्मा, आपने उसको देखा है ना कि वो आईपीएल जब भी खेलने आता है तो अपने जेब में एक पर्ची लिख के आता है कि आज मैं शतक मारूंगा, दिस वन इज फॉर द टीम। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। पहले से ही अपनी इच्छाओं को एक कागज पर लिख के रख लेना। ठीक है, तो ऐसे लोग मैनिफेस्ट भी बहुत करेंगे, क्योंकि देखिए केतु की जो आदत होती है दोस्तों, केतु लिखने का कारक होता है, राइटर, और चंद्रमा कैश फ्लो का होता है। तो आपके जिनमें आप में से जिनके भी कुंडली में चंद्रमा और केतु है दोस्तों, वो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि अभी तक मैंने जितना बताया ये आपके साथ कोरिलेट हो रहा है कि नहीं। आप अपनी समस्या किसी से बता नहीं पाते होंगे, और आपके अंदर एक लेखकी वाला गुण जरूर होगा आपके अंदर। अब उस लेखकी का आप क्या कर रहे हो, आप कविता लिख रहे हो, आप स्टोरी लिख रहे हो, आप जर्नल लिख रहे हो, आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख रहे हो, वो आपका काबिलियत कहाँ जा रही है, ये आप बताइए। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके ग्रहण दोष। ठीक है, अब आते हैं अगला। अब कौन सा कवर कर ले, अब देख लेते हैं शनि और चंद्रमा। ये भी बड़ा खतरनाक दोष है। शनि और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में साथ में बैठे हैं दोस्तों, तो इसको कहते हैं सबसे पहले तो विष योग। ठीक है, अब देखिए नाम से ही लग रहा है विष योग, तो क्या ये अच्छा होगा आपके लिए? शनि और चंद्रमा दोस्तों जो होता है आपका, ऐसी कई कुंडली में मैंने देखा है कि जिनका शनि और चंद्रमा साथ में होता है दोस्तों, इनको शायद पता भी नहीं होता, लेकिन ये मेंटली थोड़ा इनका डिस्टर्बेंस रहता है। बहुत सारी चीज़ें, वो मेंटली डिस्टर्बेंस लाइफ में आ रही परिस्थितियों के कारण होता है। हो सकता है इनके घर में सिचुएशन अच्छी ना हो, या फिर हस्बैंड वाइफ इनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा होती हो कि उस वजह से डिप्रेस रहते हो, बड़े परेशान रहते हो, जीवन से त्रस्त हो गए हों। ये ऐसा लोगों के साथ देखा जाता है दोस्तों। इसको विष नाम देखिए इसीलिए दिया गया है कि आपको जीवन विष समान लगने लगेगा अपना। समझ रहे हैं? मेंटली डिप्रेस ऐसे लोग ज़रूर होते हैं किसी न किसी बात को लेके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन मेंटली डिप्रेशन जिसे कहते हैं ना, ये क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। जीवन का कोई एक ऐसा पहलू जरूर होगा जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा होगा। समझ गए? अगर ये अष्टम भाव में योग बन जाता है ना, तो अक्सर देखा गया है अष्टम या 12वें भाव में भी अगर ये योग बन जाता है शनि और चंद्रमा का, तो ऐसा देखा गया है कि इंसान नींद में चलता है। नींद में चलने की इसको आदत हो जाती है, नींद में बात करने की आदत होती है। सपने इसको ऐसे ऐसे आते हैं ना कि जैसे जैसे एक टर्म होता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिसे शायद कहते हैं, वो इनके साथ होता है। इनको सपने बड़े रियलिस्टिक आते हैं। सपने में इनको ऐसा लगता है कि ये खुद ही सपने में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, एक कुछ होता है ना, एस्ट्रल बॉडी शायद कुछ कहते हैं उसको, एस्ट्रल वर्ल्ड या एस्ट्रल बॉडी। तो ये लोग मेंटली, ये लोग लिटरली वो सफर करके आते हैं। ठीक है, इनके सपनों की दुनिया अलग ही होती है, क्योंकि शनि है ना, शनि जो है आपके मन को अफेक्ट करता है, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा इफेक्ट डालता है आपकी लाइफ पे। इसके अलावा ये भी देखा गया दोस्तों कि ऐसे लोग ना वाटर से रिलेटेड प्रोफेशन में होते हैं।
इनका जो प्रोफेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं वाटर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है। तो ऐसे लोग को देखा गया है कि ये लोग या तो नेवी मर्चेंट मर्चेंट नेवी सॉरी मर्चेंट नेवी में होते हैं, ठीक है। मर्चेंट नेवी वालों का भी कुंडली में कभी कभी शनि चंद्रमा देखने को दिख जाता है दोस्तों, अक्सर, क्योंकि चंद्रमा आपका वाटर का कारक होता है दोस्तों, और शनि आपका प्रोफेशन का भी होता है। तो आपका प्रोफेशन ऐसा हो जाएगा कि उसमें वाटर का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। हो सकता है आप बिस्लेरी की बोतल ही बेच लो दोस्तों। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आप बिस्लेरी की बोतल नहीं बेचोगे, लेकिन हो सकता है कि बिस्लेरी कंपनी में आप काम करो, ठीक है। आप किसी ऐसी कंपनी में काम करो जो पानी प्योरीफाई करती हो या मैन्युफैक्चर करती हो। समझ गए? आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पानी से जोड़ के अपने प्रोफेशन को देख लीजिए, ठीक है। शनि और चंद्रमा बहुत अच्छा योग दोस्तों नहीं माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं शनि और सूर्य को देख लेते हैं एक बार दोस्तों। शनि और सूर्य, आप में से कई लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि शनि देव जो हैं वो सूर्य नारायण के पुत्र हैं, ठीक है। और इन दोनों में बड़ी कट्टर दुश्मनता है, ठीक है। इन लोग में बड़ी दुश्मनी है, और इनका साथ में बैठना या दृष्ट करना ये सबसे बड़े दोषों में से एक माना जाता है, ठीक है। शनि और सूर्य अगर आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हो दोस्तों तो उसको पितृ दोष का नाम दिया जाता है। अब देखिए, ये पितृ दोष जो है ना, ये बड़ा ही मिसयूज्ड टर्म है। मतलब अलग अलग ऑथर्स या अलग अलग आपको ज्योतिष जो है अलग अलग टाइप के पितृ दोष बताएंगे कि अगर ये दोनों ग्रह साथ में बैठे हैं या अगर ये ग्रह यहाँ बैठ गया है तो पितृ दोष होता है। तो मैंने जो सबसे मुख्य देखा है दोस्तों, शनि और सूर्य अगर आपके कुंडली में कहीं भी बैठ जाते हैं तो वो पितृ दोष का निर्माण करते हैं, ठीक है। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूंगा, अगर आपके शनि और सूर्य एक साथ नवम भाव में बैठ जाते हैं, 9th हाउस, ठीक है, तो ये पितृ दोष काफी ज्यादा आपके लाइफ में वो हो जाता है प्रभावशाली, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नवा हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके पितरों का भी भाव होता है, ठीक है। आपके पितरों का भाव होता है नवम भाव। आपको अभी तक मैंने जितना बताया था कि ये आपके फादर का हाउस होता है या आपके फोर फादर्स का भी हाउस होता है, ठीक है। 9th हाउस से आप अपने फादर और फोर फादर दोनों को देखते हो। अपार्ट फ्रॉम धर्म हो गया, किस्मत हो गई, मतलब लक जो आपका हो गया, लॉन्ग ट्रैवल्स हो गई, ये सब आप नवम भाव से देखते हो, ठीक है। तो आपके जो पितर हैं, फोर फादर्स हैं, उनको भी आप 9th हाउस से देखते हो। तो अगर सूर्य और शनि नवम भाव में अगर बैठ के युति बना रहे हैं दोस्तों, तो ये इफेक्ट और भी ज्यादा आपके लिए वो हो जाता है, कष्टकारी कह लीजिए, ठीक है। कहते हैं अगर आपके पितर आपसे खुश नहीं होते किसी भी कारण से तो पितृ दोष होता है। नॉर्मली जो हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसे कहते हैं ना कि इनके घर में बड़ी समस्याएं चल रही हैं, लड़के बच्चों की नौकरी ठीक से नहीं लग रही है, घर में बच्चों की सेहत नहीं ठीक रहती, बड़ों की सेहत नहीं अच्छी रहती है, फाइनेंशियल बड़ा दिक्कत है घर में, ठीक है। आपने बहुत सुना होगा कई लोग घर में बड़ी दिक्कतें होती हैं, हर तरह से वो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि इनके घर में शायद पितृदोष की समस्या है। तो पितृदोष की समस्या इन जनरल तब बताई जाती है जब आपके फोर फादर्स संतुष्ट नहीं होते, आपके पितृ संतुष्ट नहीं होते आपके किसी कार्य से, तो वो आपको परेशान करते हैं हर तरह से। इसलिए कहा जाता है उसका निवारण जरूर करना चाहिए। जब भी पितृ पक्ष आता है सालाना, उसमें आपको अपने पितरों को प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पूरे मतलब जैसे कहते हैं ना सारी रिचुअल्स फॉलो करके आपको उनको पिंडदान करना चाहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग इसको मतलब नहीं मानते इन सब चीज़ों को, ठीक है। आजकल लोगों को लगता है कि ये सब बस टोटके हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों पितृदोष या जो पितरों की पूजा होती है पितृ पक्ष में, वो हर इंसान को करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसके असर वाकई में देखने को मिलते हैं घर में, ठीक है। फिर अगर आपके शनि और सूर्य साथ बैठे हैं किसी भी कुंडली में, तो भी उसको पितृदोष का नाम दिया गया है, क्योंकि ये पिता और पुत्र का संयोग है, ठीक है। तो पितृदोष देखिए देख के
या सुन के बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये किसी के भी कुंडली में हो सकता है। और पितृदोष के देखिए सिर्फ शनि और सूर्य ही एक कारक नहीं होते। कहा जाता है अगर आपका लग्नेश अगर अष्टम या 12वें भाव में भी बैठ गया, ठीक है, आपका लग्नेश जो है, जो होता है, अगर वो 8th हाउस में, ऐसे नहीं 8th हाउस में या 12th हाउस में अगर आके बैठ जाता है, तो वो भी एक तरह से पितृदोष का ही निर्माण करता है। समझ गए? तो कैसा भी पितृदोष अगर आपकी कुंडली में हो दोस्तों, आप अगर हर साल पितृ पक्ष में अपने पितरों को प्रॉपर सम्मान दे रहे हैं, उनको जल दे रहे हैं, उनका तर्पण अगर आप कर रहे हैं जल के द्वारा, ठीक है, और गंगा में स्नान कर रहे हैं, जब वो दिन आता है, ठीक है, अमावस्या पे अगर आप स्नान कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको पितृदोष आपका वैसे ही समाप्त हो जाता है। लेकिन बस ध्यान देने वाली बात एक ही है कि ऐसा नहीं है कि एक साल किया भूल गए, क्योंकि हर साल आपके पितृ आते हैं आपसे मिलने, ठीक है, अपने परिवारजनों का हाल चाल लेने आपके पितृ हर साल आते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उनका तर्पण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में कोई नहीं करता दोस्तों, तो उसको आज से ही शुरू कर दीजिए। आज से मेरा मतलब अब से शुरू कर दीजिए, जब भी पितृपक्ष आता है, ठीक है। तो शनि और सूर्य का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्तों, तो वो देखिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जिस भाव में बैठेगा उस भाव से रिलेटेड आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने 9th हाउस बताया, क्षमा कीजिएगा, जैसे मैंने 9th हाउस आपको बताया, अगर 9th हाउस में शनि और सूर्य साथ बैठ गए दोस्तों ना, तो ये 9th हाउस के कारक तत्वों को बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। 9th हाउस होता है आपका भाग्य का, ठीक है, आपके पिता का होता है। अगर 9th हाउस में बैठे हैं दोस्तों, आप में से जिनका भी शनि और सूर्य का युति बन रहा है नवम भाव में, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको कोई भी चीज जीवन में एक बार में नहीं मिलेगी। आप किसी चीज के लिए अगर एफर्ट डालते हो ना, तो भाग्य आपका बड़ा देर से साथ देता है दोस्तों। बड़ी आपकी शुरुआत में उसमें मेहनत लगती है, आपको लगता है कि अरे यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। रिजल्ट आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा दोस्तों, अगर आप एफर्ट डालते हो, क्योंकि कर्म का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। कर्म आप करोगे तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, लेकिन औरों की तुलना में आपका भाग्य आपका जल्दी साथ नहीं देगा, ठीक है। कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है दोस्तों, बिल्कुल बदला जा सकता है, 110% बदला जा सकता है। लेकिन अगर आपका शनि और सूर्य साथ में है दोस्तों, तो आप जरूर मुझे बताइए, क्या आपको अपने रिजल्ट्स अचीव करने में समय लगता है कि नहीं। जैसे किसी चीज पे अगर आप एफर्ट डाल रहे हो, आपने एक अपना गोल निश्चित कर लिया कि मुझे ये करना है, और आप उस पर एफर्ट डालना शुरू करते हो, तो आप में से जो थोड़े दृढ़ निश्चय वाले होंगे, वो लोग तो लगे होंगे। लेकिन जो जल्दी हार मान जाते हैं ना, वो लोग बहुत कहते होंगे, अरे यार क्या बताओ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं ये काम करता हूँ उसमें फेल, मैंने ये काम शुरू किया ये भी नहीं चला, ठीक है। तो ये ऐसे लोगों के साथ होता है दोस्तों, भाग्य उनका बड़ा देर से साथ देता है, बड़ी टेस्ट लेता है उनकी भाग्य, ठीक है। और पिता पिता के बारे में अगर देखो दोस्तों, तो मेरा अनुभव ये रहा है कि पिता के सेहत पे देखिए असर तो आता है, अगर नवम भाव में बन रहा है तो पिता आपके या तो किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, ठीक है, या तो उनके यश में कमी आएगी, जो भी वो काम करते हैं हो सकता है वहां उनको अपमान का सामना करना पड़े। सबसे बड़ी जो मैंने देखी है, वो पिता के हेल्थ पे असर आता है। अब वो छोटी मोटी बीमारी भी हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन कुल मिला के आपके पिता को अफेक्ट जरूर करता है। तो अगर आप अपने पितृ दोष का निवारण नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये दोनों चीज़ तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, आपके भाग्य और आपके पिता से संबंधित समस्याएं, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताई। समझ गए? बाकी अगर किसी भी भाव में बन रहा है, तो वो उस भाव से संबंधित चैलेंजेस लाएगा आपके लाइफ में, ठीक है। जैसे 4th हाउस से बन रहा है तो माता के लिए प्रॉब्लम लेके आएगा, प्रॉपर्टी के लिए दिक्कत लेके आएगा। 11th हाउस से बन रहा है तो आपकी इनकम को इफेक्ट करेगा, लेकिन वो पितृ दोष ही कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। ये मैंने आपको स्पेसिफिकली नवम भाव के लिए बताया। हाँ, एक और देख लेते हैं शनि और राहु का। शनि और राहु, देखिए वैसे शनि और राहु में ऐसी कोई दुश्मनी तो नहीं है दोस्तों, ठीक है। राहु एक तरह से शनि का चेला ही माना जाता है। तो शनि और राहु के लोगों के बारे में बस एक चीज कही जा सकती है कि इन लोगों को अपने, जिनका भी शनि और राहु होगा दोस्तों, शनि देखिए क्या है दोस्तों, शनि आपका अनुशासन का कारक होता है, हार्ड वर्क का कारक होता है, ठीक है।
हार्ड वर्क और डिसिप्लिन का कारक होता है। राहु मैंने आपको बताया, राहु माया फैलाता है, ठीक है। राहु का काम है माया फैलाना। और राहु विजनरी होता है, क्योंकि राहु की देखने की ताकत बहुत अच्छी होती है। एक्सट्रोवर्ट होता है ये बाय नेचर, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताना। तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में देखा जाता है दोस्तों कि शनिदेव उनकी बड़ी परीक्षा लेते हैं, उनसे खूब काम करवाते हैं। लेकिन राहु भी जो होता है दोस्तों ना, राहु को मेहनत करने से गुरेज नहीं होता। राहु कहता है मेरे से जो मेहनत करानी करा लो। राहु आपको वो सामर्थ्य दे देता है मेहनत करने की। जैसे आपका मंगल है ना, मंगल बड़ा एनर्जेटिक होता है, वैसे राहु होता है। राहु भी मेहनत करने में बहुत आगे होता है। तो शनि और राहु वालों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने में, ठीक है। और मैं इसको खराब तो नहीं कहूँगा, क्योंकि खराब तब होगा जब आपको मेहनत करनी हो और आप मेहनत नहीं करना चाह रहे, तब आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो गारंटीड है कि आपको यहाँ पे स्ट्रगल मिलेगा लाइफ में अपने लक्ष्य को अचीव करने में। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको वो मादा, वो सामर्थ्य जरूर देगा आपको, ठीक है। तो इसके साथ एक स्ट्रगल जुड़ जाता है कि आपकी वर्क प्लेस पे आपको बड़े हार्डशिप्स झेलने पड़ेंगे। जैसे आपका ऑफिस है, ऑफिस में आपको प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिले जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट खत्म तो वो प्रोजेक्ट आ गया, दूसरा प्रोजेक्ट आ गया, और आपको उस हिसाब से रेज भी नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से आपकी पहचान नहीं हो रही है टीम में। काम आप कर रहे हो, क्रेडिट आपका मैनेजर खाया जा रहा है। आपको लगे यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ईमानदारी से, यार मेरा तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। तो ये शनि और राहु के कॉम्बिनेशन में बनता है दोस्तों। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। ये तो मैंने आपको ऐसे एक एग्जांपल दे दिया आईटी फील्ड का, ठीक है। अपने काम के प्रति आप बहुत समर्पित रहोगे, लेकिन आपको पहचान नहीं मिलेगी। उस पहचान के लिए आप तरसोगे कि अरे यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ऐसे लोगों को सफलता मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि शनि और राहु देखिए दोनों मित्र हैं, दोनों में कोई ऐसी दुश्मनी है नहीं। शनि और केतु के बारे में कुछ मैं अलग कह सकता हूँ, क्योंकि शनि और केतु एक तरह से थोड़े से एनिमीज कैटेगरी में आ जाते हैं। शनि और राहु तो दोस्तों एक तरह से मित्र ही है, ठीक है। लेकिन चूंकि दोनों ही मैलेफिक हैं, तो पहले मैलेफिक असर तो आपके जीवन में लाएंगे, जो कि है घिसाई। लेकिन अगर आप अपने पथ पे बने रहते हैं तो ये बड़ी अच्छी सक्सेस भी दिलाते हैं दोस्तों। ये याद रखिएगा, शनि और राहु वाले जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पे जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर मेहनत करने की जबरदस्त कैपेबिलिटी होती है। आई थिंक मैंने 7-8 तो कवर कर ही दिए दोस्तों, ठीक है। 4 तो आपके ग्रहण दोष में ही आ गए थे, 5 6 7 8 9। चलिए एक और देख लेते हैं। एक आपका देखिए दोस्तों मांगलिक दोष होता है, इसमें मैं क्या ही कवर करूं। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, ठीक है। बड़ा अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया मांगलिक दोष क्या होता है, ठीक है। मैंने अपने व्यूज़ भी दिए हैं कि मेरा क्या मानना है मांगलिक दोष के बारे में, ठीक है। बड़ा अच्छा, मतलब अच्छा वीडियो है, ठीक है। आप उसको ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और अगर आपको अभी तुरंत देखना है तो ये देखिए ऊपर आपके ऊपर आ रहा है, ये वीडियो पॉप हो रहा है, इसको देखिएगा आप क्लिक करके, ठीक है। मांगलिक दोष आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है। और एक देखिए दोस्तों, एक लास्ट में एक और बता देता हूँ आपको, मुझे ध्यान आया अभी। एक होता है काल सर्प दोष। आप में से 99% लोगों ने ज़रूर सुना होगा ये काल सर्प दोष, ठीक है। ज़रूर सुना होगा, मैं मान ही नहीं सकता आप में से। अगर आपको ज्योतिष का ABCD भी नहीं आता ना दोस्तों, मैं तब भी कह रहा हूँ आपने ज़रूर सुना होगा काल सर्प दोष, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग है ये दोस्तों। आप कहीं भी जाओगे, आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो कहेगा कि अरे यार पंडित जी से बात हुई, उन्होंने बताया मेरे में तो काल सर्प दोष बन रहा है, तो बड़ी दिक्कत है जीवन में, मुझे ये पूजा करानी है वहाँ जाके उस मंदिर में, ठीक है। ये बड़ा ही दोस्तों कॉमन हो गया है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कब बनता है, फिर मैं अपने ओपिनियन आपको बताऊंगा, ठीक है। काल सर्प दोष दोस्तों तब बनता है जब राहु और केतु ये आपकी कुंडली में ऐसे आ जाएं कि सारे ग्रह जो हैं इनके एक्सिस के अंदर ही समा जाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं हाथ से बना देता हूँ दोस्तों, थोड़ा
माइंड मत करिएगा जल्दी से समझाने के लिए। आप में से कई लोग जानते होंगे ऑलरेडी कि काल सर्पदोष क्या होता है, लेकिन एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ जो लोग ने कभी नहीं देखा। अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं राहु और केतु हमेशा ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इनको आप कहीं भी बैठा लीजिए। आप बताइए आप कहाँ बैठाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर राहु को चौथे भाव में बैठा दूं, केतु को यहाँ बैठा दूं, तो ये राहु की केतु की एक्सिस हो गई दोस्तों, ठीक है। फोर्थ और 10th जिसे कहेंगे आप, ये चौथे भाव में है, ये दसम भाव में है, ठीक है। चौथे और दशम भाव में बैठ गए, 4 और 10 एक्सिस पर राहु केतु बैठे हैं। अब काल सर्प दोष दोस्तों तब बनेगा जब आपके बाकी जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, बाकी 7 प्लैनेट्स जो हैं, वो या तो दूसरे इंक से बनाता हूँ, आपके बाकी प्लैनेट जो हैं वो या तो राहु केतु के इस साइड हो जाएं सारे, या एक्सिस के इस साइड हो जाएं सारे प्लैनेट्स, तो आपका काल सर्प दोष बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टॉप को लेके देखें तो मान लीजिए राहु केतु आपका यहाँ है, बाकी सभी प्लैनेट जो आपके हैं, मान लीजिए 2 ये हो गए, सूर्य ये 3 2 5 हो गए, संडे मंडे ट्यूसडे बुध वेंसडे थर्सडे फ्राइडे शनि को भी बैठा दो यार। चलो या देखिए आपके 2 2 4 3 7 ग्रह जो हैं इधर आके बैठ गए, ठीक है। या फिर अगर यही सारे ग्रह आपके नीचे आके बैठ जाए, कुछ ऐसे, ठीक है। 3 2 5 1 6 वीनस मार्स जुपिटर सैटर्न सन, समझ में नहीं आता दोस्तों, मुझे ऐसे देखना पड़ता है। संडे मंडे, मंडे नहीं है, ये रहा मंडे, चलिए ठीक है। 3 2 5 2 7, या फिर आपके सारे ग्रह ऐसे आके बैठ जाए, तो बड़ा ही सिंपल है देखना, ठीक है। इसी को काल सर्प दोष कहा जाता है, और इसी के आधार पे दोस्तों 12 तरह के काल सर्प दोष होते हैं, 12 टाइप्स, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, राहु और केतु 12 जगह बैठ के 12 तरह के बनाएंगे काल सर्प दोष। मैं उनको मेंशन करना जरूरी नहीं समझता दोस्तों, क्योंकि 12 काल सर्प दोष के नाम होते हैं, ठीक है। अगर राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, राहु सेकंड हाउस में बैठा है, तो थर्ड हाउस में बैठा है, तो उस हिसाब से काल सर्प दोष बनते हैं दोस्तों, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि काल सर्प दोष जिनके बन रहा है उनकी जीवन में तो हर तरह से स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है, बिल्कुल। आप फाइनेंशियली परेशान हो, आप अपनी मैरिज से परेशान हो, आप अपनी जॉब पे परेशान हो, आप पेरेंट्स की हेल्थ को लेके परेशान हो, हर तरह से आपको परेशान करता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब देखिए मेरा क्या ओपिनियन है दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा इससे ताल्लुक नहीं रखता काल सर्प दोष से, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक ऐसा दोष है जिसने ज्योतिष को कॉमर्शियलाइज करके रख दिया है, गलत सेंस में। क्योंकि इस दोष का हमारे क्लासिक बुक्स में कहीं कोई जिक्र ही नहीं है दोस्तों। ये अभी कुछ समय पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, किसने किया ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन ये अभी रीसेंट इंट्रोडक्शन है ज्योतिष में काल सर्प दोष। ऐसा कोई हमारे क्लासिक टेक्स्ट में किसी भी ऋषि मुनि ने काल सर्प दोष का वर्णन नहीं किया है, ठीक है। और हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, पराशरी ज्योतिष को हम फॉलो कर रहे हैं, जो 4 फादर हैं एस्ट्रोलॉजी के, तो हम उनके द्वारा लिखी गई सभी बातों को मानेंगे दोस्तों। लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ का वर्णन नहीं किया है, या आप किसी भी वर्टिकल को उठा के देख लें ज्योतिष के, उसमें काल सर्प दोष का कहीं कोई मेंशन नहीं है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये आजकल पैसे बनाने की टेक्निक हो गई है काल सर्प दोष के कारण। मेरे थोड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं काल सर्प दोष, अगर आप मानते हैं दोस्तों तो आप मानिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई दोष नहीं होता है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई योग बन रहा है तो भी आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। जैसा कि आपको ये बोल दिया जाता है कि अरे आपका तो काल सर्प दोष बन रहा है, आपके जीवन में तो बड़ी रुकावटें आएंगी, बड़ी अड़चने आएंगी, लेकिन मेरे हिसाब से आपको अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं इस संसार में दोस्तों जिन्होंने काल सर्प दोष अपनी कुंडली में
होते हुए भी वे उच्च से उच्च पदों पर गए हैं। मुझे याद नहीं है, शायद हमारे कोई एक प्रेसिडेंट भी ऐसे रहे हैं, शायद राजेंद्र प्रसाद जी थे क्या, मैं श्योर नहीं हूँ दोस्तों, ये चेक करना पड़ेगा। उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष था, लेकिन वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, इसके अलावा भी 2-3 कुंडलियाँ ऐसी हैं, आप जाके एक बार दोस्तों चेक करिएगा। ठीक है, ऐसी कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो काल सर्प दोष अपनी कुंडली में लेके बैठे हैं, लेकिन वो अपनी इंडस्ट्री में टॉप पे हैं। दे आर वेरी पॉपुलर, वेरी एक्सट्रीमली पॉपुलर। ठीक है, तो इसलिए भी मैं काल सर्प दोष को बहुत इफेक्टिव नहीं मानता, क्योंकि ये आज की डेट में पैसे कमाने की एक मशीन है। जो हमारे कुछ मित्र बंधु हैं जो गलत उद्देश्य से ज्योतिष को फॉलो कर रहे हैं, लोगों को सब परामर्श दे रहे हैं, तो वो लोग काल सर्प दोष का बता बता के बड़ा मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। ठीक है, महंगी महंगी पूजाएं करवाते हैं, और एक बार नहीं बार बार कराते हैं। एक बार कराएंगे 10,000 की, फिर अगली बार कराएंगे उसकी और अच्छे से शांति के लिए 50,000 की। तो जिसकी जैसी कैपेसिटी वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उस हिसाब से पूजा कराते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों, जो भी ज्योतिष ये सब काम कर रहे हैं, उन्होंने ज्योतिष के मर्म को समझा ही नहीं, मैं तो ऐसा कहूँगा। क्योंकि जिसने भी ज्योतिष की पढ़ाई की है दोस्तों, पूरे सच्चे हृदय से जिसने ज्योतिष को पढ़ा है, वो मैं मान ही नहीं सकता कि वो इस चीज़ में विश्वास न करता हो। ठीक है, अगर आप अपने कर्म खराब कर रहे हो दोस्तों, तो फिर नहीं बचोगे, आप नहीं बचोगे, आप तबाह हो जाओगे। आज आप अगर किसी को झूठ बोल के काल सर्प दोष का डर दिखा दिखा के उससे पैसे ऐंठ रहे हो, तो आप अपना कर्म खराब कर रहे हो दोस्तों। इससे ज़्यादा खराब आप अपने लाइफ में कुछ और नहीं कर सकते। अगर आप अपना कर्म खराब कर रहे हो, तो फिर भाई अब आगे जीवन में आपके जो स्ट्रगल आएंगे, फिर वो आप ही समझना। ठीक है, क्योंकि हर छोटे से छोटे आपके कर्म का हिसाब होता है। ठीक है, और ये एक ज्योतिष से अच्छा कोई नहीं बता सकता आपको। ठीक है, जो ज्योतिष पढ़ता है दोस्तों ना, वो सतमार्ग पे चलने के लिए एकदम से वो तैयार हो जाता है, वो समझ जाता है, उसको कर्मा थियरी समझ में आ जाती है कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कर्मा। आप जैसा कर्म कर रहे हो, आपको वैसा ही फल बन रहा है, मिल रहा है, वैसा ही आपका प्रारब्ध बनता जा रहा है। ठीक है, मैं तो दोस्तों एकदम स्ट्रांग बिलीवर हूँ इस चीज़ का, कि जैसा कर्म करोगे वैसा आप पाओगे। ठीक है, शनिदेव की छड़ी जब चलती है ना दोस्तों, डंडा, वो कर्म के बेसिस पे ही डंडा देते हैं। ठीक है, और शनिदेव की पनिशमेंट दोस्तों किसी भी लेवल तक जा सकती है, आप सोच भी नहीं सकते कैसे उन्होंने कर्म के आधार पे लोगों को अच्छे से अच्छा रिवॉर्ड दिया है, या फिर उनकी दुर्गति करके रख दी है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, अपने कर्म को कभी खराब मत होने दीजिए। दिस इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। आपका कर्म यही आपके हाथ में है, बाकी कुछ आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, ये आपको बना सकता है या बिगाड़ सकता है आपका कर्म। चलिए ठीक है, काल सर्प दोष पे तो देखिए दोस्तों, मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि मैं इसको नहीं मानता। लेकिन अगर आप इससे नहीं एग्री करते, तो आप देखिए, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है तो कमेंट करके बताइए, और क्या चैलेंजेस आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का योग बन रहा है तो। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों, मैंने आज 10 से 11 दोष बता दिए हैं जो कि आपकी कुंडली में हो सकते हैं। और अगले किसी वीडियो में मैं कुछ योग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये सारे योग देख के, दोष देख के दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि अरे आपने जो कहा ये तो बिल्कुल सही कहा, ये तो मेरी कुंडली में बन रहा है, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये इस वीडियो का उद्देश्य देखिए दोस्तों, आपको डराने के लिए नहीं है, आपको परिचित कराने का है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, ज्योतिष आपके लाइफ का कंपास होता है। ठीक है, अगर आप पहले से जानते रहोगे कि आपके जीवन में समस्याएं जो आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, ठीक है, तो उस पर आप काम कर सकते हो। अब किसी ऐसे इंसान को जिसको नहीं मालूम उसको इतना गुस्सा क्यों आता है, वो इतना चिड़चिड़ा बाय नेचर क्यों है, तो कहीं ना कहीं जब अपनी कुंडली में देखेगा कि उसकी कुंडली में ये योग बन रहा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे उससे कोई बात छिपाए नहीं छिप रही है, कोई नई बात आ रही है तो फटाक से किसी को भी बता देता है। ठीक है, वो देखिएगा यार मेरे में अलग दोष है, तो उसका फिर निवारण होता है दोस्तों। ठीक है, उसका फिर निवारण करिए, डेफिनेटली आपको उसमें रिलीफ मिलेगी। गुरु चंडाल दोष है, इसके इफेक्ट जिसको दिख रहे हैं,
वो उसका निवारण करे। ठीक है, तो ज्योतिष होता है समस्या को पहचान के उसका निवारण करने के लिए, ना कि डरने के लिए, क्योंकि हर चीज़ का देखिए दोस्तों निवारण है। ठीक है, अपने कर्मों से, अपनी सोच से आप हर चीज़ को बदल सकते हैं। समझ गए? तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा दोष आपकी कुंडली में बन रहा है और आपने कितना कोरिलेट किया, जितना भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में। ठीक है, अगले किसी वीडियो में हम अच्छे कुछ योगों को कवर करेंगे, और मतलब ऐसे योग जो अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं, शुभ योग जो होते हैं, तो वो आपके जीवन को बदल के रख देते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।